फोटोसिंथेसिस है वो एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है। यस, यहाँ पे एंजाइम ऑर्डर में अरेंज होंगे, ऑर्डर में इन्वॉल्व होंगे और एक एनाबॉलिक टास्क पूरा हो रहा होगा। एनाबॉलिक बोले तो जहां पे कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि KOH में सोक्ड की हुई एक कॉटन ली और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और एक पत्ती ली जिसका आधा पार्ट हमने उस टेस्ट ट्यूब में डाला। इससे वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आगे की तरफ और पहुंच जाएंगे साइटोक्रोम B6F के पास। जब साइटोक्रोम B6F से ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे आगे। हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। बेटा एग्जाम बहुत पास आ रहा है तो पढ़ाई और आपकी जो तैयारी है वो जबरदस्त रहनी ही चाहिए। आज का जो पॉडकास्ट सेशन है दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। आगे बढ़ने से पहले जरा नजर करते हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर देखें तो प्रीवियस ईयर में आपके करीब करीब 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए, बट क्योंकि एनसीईआरटी के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर इस यूनिट से कम हुए हैं तो कंफर्म है कि 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यहां पे एक वर्ड देखिए, प्लांट यूज हुआ है। हाँ, ये बात सच है कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और वो बेटा कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ। और यही ऑटोट्रॉफ ही हमारी धरती पे वो मेंबर हैं जो एक्चुअली में नेचुरल तरीके से हमारे लिए खाना बना रहे हैं। हम बोलते हैं कि मम्मी ने खाना बनाया है, बहन ने खाना बनाया है। नहीं बेटा, नेचर में कौन खाना बना रहा है एक्चुअली में? वो है ग्रीन प्लांट्स। वो कौन है? ग्रीन प्लांट्स। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। राइट, ऑटोट्रॉफ आपने बचपन से पढ़ा होगा कि वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। राइट, हमको लगता है कि हमारे लिए मम्मी या हमारी बहन या हमारे घर में काम करने आने वाली दीदी हमारे लिए खाना बनाए। एक्चुअली में तो नेचर में कौन फूड सिंथेसाइज करता है? दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। और हम क्या है बेटा? हम फिर कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ। हम वो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोट्रॉफ पे डिपेंड है। सो वी आर हेट्रोट्रॉफ। तो 2 ही ऑर्गेनिज्म आपको मेनली देखने को भी मिलेंगे, 2 टाइप के ही मिलेंगे। एक होंगे ऑटोट्रॉफ जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, दूसरे होंगे हेट्रोट्रॉफ जो उस सिंथेसाइज फूड पे डिपेंड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बात सच है कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, बट उस फूड को बनाने के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कॉन्टिन्यूसली इस पूरे हमारे सिस्टम को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो और कोई नहीं, सन है ना? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि उसी सोलर रेडिएशन को, उसी सोलर एनर्जी को फोटोसिंथेटिक प्लांट क्या करते हैं बेटा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आपके पास जो सोलर एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में बदलने का काम यही फोटोट्रॉफ कर रहे हैं। सही है? यही फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्या है ये प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस 2 कारणों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही चल रहा है। समझिए कि फोटोसिंथेसिस 2 कारणों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कारण कि वो फूड बना रही है। राइट, दिस इज ट्रू कि फूड बन रहा है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे हो सकता है आपका गौर न गया हो, दूसरा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना। आप जो सांस ले रहे हो, आपके इस सांस लेने में जो ऑक्सीजन जा रही है बेटा, वो प्लांट नहीं बनाई हुई है। यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ प्लांट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है प्लांट का कि वो वाटर की फोटोलाइसिस करके उससे ऑक्सीजन भी बनाते हैं। और ये ऑक्सीजन आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही बनती हुई दिखती है। यस, ऑक्सीजन का हमारे नेचर में बनना फोटोसिंथेसिस का ही एक पार्ट है। तो हम कैसे जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में? आइए चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो यहां पे समझिए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है। यस, यहां पे एंजाइम ऑर्डर में अरेंज होंगे, ऑर्डर में इन्वॉल्व होंगे और एक एनाबॉलिक टास्क पूरा हो रहा होगा। एनाबॉलिक बोले तो जहां पे कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है। राइट, अगर आप गौर करें इस रिएक्शन पे तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा। ये दोनों के दोनों सबस्ट्रेट है कहीं ना कहीं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इनसाइड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ दिस सोलर एनर्जी। आप क्या देख रहे हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट किस में हो रहा है? ग्लूकोज में। यस, यही बहुत ही खास बात है इस प्रोसेस की कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में और वाटर भी बन रहा है, यहां पे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन इसी प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्लूकोज। हम बोलते हैं ना
ग्लूकोज, एनर्जी डाउन जा रही है, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकॉन डी पी लो। हाँ, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है ना बेटा, यही वो सबस्ट्रेट है आगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। तो इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ग्लूकोज, वाटर और कुछ नहीं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितनी भी नेचर में ऑक्सीजन है वो यहीं से आ रही है, इसी प्रोसेस से आ रही है। ओके, अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस पत्तियों में हो रही है या प्लांट में हो रही है। तो इसके लिए कुछ बेसिक से अर्ली टाइम पे एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे, राइट। एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं, फिर उसके बाद ऑर्डर में कई सारे सीरीज में आपको एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन करूंगा, राइट, और उनको आप समझेंगे। समझिए, एक एक्सपेरिमेंट बहुत बेसिक सा किया गया था जहां पे पत्ती को एक्सपोज कर रखा गया लाइट के थ्रू, और एक पत्ती की दूसरी पत्ती के एक भाग को हमने काले कलर के पेपर से रैप कर दिया जिससे सनलाइट उस तक नहीं पहुंच रही। फिर थोड़े समय बाद देखा गया जब एनालिसिस की गई कि स्टार्च सिंथेसिस क्या ग्रीन पार्ट में हुई है। यस, जो ढका हुआ पार्ट में था उसमें स्टार्च सिंथेसिस नहीं हुई, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, मतलब उसमें ग्लूकोज नहीं बना। यस, तो ये बहुत ही बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था कि पत्ती को लाइट में एक्सपोज किया गया, सनलाइट आई, वहां पे फोटोसिंथेसिस का इवेंट हुआ और वहां पे स्टार्च की सिंथेसिस हुई, वहां पे आपका ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हुई। जहां पे सनलाइट नहीं पड़ी वहां पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई। ये बहुत ही बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था। इसके आगे मैं आपको कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट मेंशन करूंगा, मैं उन एक्सपेरिमेंट को आपको समझाते जाऊंगा और स्क्रीन पे आपको प्रॉपर तरीके से उनकी एक लिस्ट दिखेगी। ऑर्डर में अर्ली एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में आप देखते हैं मिलेगा आपको मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि KOH में सोक्ड की हुई एक कॉटन ली और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और एक पत्ती ली जिसका आधा पार्ट हमने उस टेस्ट ट्यूब में डाला, और टेस्ट ट्यूब में डालने पे क्या हुआ कि बेटा KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोक कर लेता है, राइट। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो जो पत्ती का वो पार्ट जो अंदर था उस टेस्ट ट्यूब के, वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हुई, बल्कि जो पत्ती का बाहर वाला पार्ट था वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई। तो ये अर्ली एक्सपेरिमेंट आपको क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के इवेंट के लिए। आगे समझते हैं ऑर्डर में समराइज्ड वे में एक्सपेरिमेंट को। ओके, तो यहां पे जब आप ऑर्डर में ईयर वाइज जब डिस्कवरीज की बात करोगे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1727 से। 1727 में स्टीफन हॉल ने यह बात रिकॉग्नाइज की थी कि सनलाइट, एयर और ग्रीन लीफ तीनों ही जरूरत होती है फॉर नरिशमेंट ऑफ प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग फूड बनाने के लिए तीनों की तीनों चीजें जरूरत है। सनलाइट की भी जरूरत है, एयर बोले तो ऑक्सीजन की भी जरूरत है, और ग्रीन लीफ की जरूरत है, क्योंकि ग्रीन लीफ में ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का इवेंट परफॉर्म होगा। देन 1727, याद करिए 1727 के बाद 1774 में एक लंबे अरसे बाद जोसेफ फ्रिस्टी का एक एक्सपेरिमेंट आया जहां पर उन्होंने कंसेप्ट दिया फाइलोजिस्टोन, मतलब फाउल एयर, और डिफाइलोजिस्टोन। फाइलोजिस्टोन और डिफाइलोजिस्टोन बोले तो, एक को फाइलोजिस्टोन बोले तो फाउल एयर, डिफाइलोजिस्टोन बोले तो प्योर एयर। आप याद करो, आपके एनसीईआरटी में एक इमेज बनी हुई है, आप यहां पे देख भी सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि एक कवर्ड जार है, जार के अंदर एक माउस है और एक कैंडल है। ये कैंडल जब जलाई और वहां पे एयर नहीं है तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कैंडल भी बुझ जाएगी और यहां पे जो माउस है वो भी मर जाएगा। बस यहां पे हम ग्रीन लीफ प्लांट रख दे तो आप क्या देखोगे कि तीनों चीजें सस्टेन हो पा रही हैं। कौन कौन सस्टेन हो पा रहा है कि माउस जिंदा है, लाइट भी जल रही है और प्लांट भी वहां पे सरवाइव कर पा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि भाई सनलाइट, ये जो कैंडल है ये लाइट की तरह काम कर रही है, इससे फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है बाय बर्निंग दिस कैंडल, यहां पे इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो फिर से प्योर कर दे रहा है, राइट। कौन? ग्रीन प्लांट, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे रहा है और फिर वो ऑक्सीजन ये माउस भी इनहेल कर ले रहा है। इसीलिए तीनों के तीनों चीजें सर्वाइव हो पा रही हैं, तीनों की तीनों चीजें यहां पे मेंटेन हो पा रही हैं। इसीलिए जोसेफ प्रिस्टी ने यहां पे कंसेप्ट दिया फाइलोजिस्टोन और डिफाइलोजिस्टोन, फाउल एयर और प्योर एयर का। हालांकि 1774 में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हुई थी, मगर आफ्टर जस्ट 4 to 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, इंजन हॉज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहां पे क्लियर की चीजें कि जो एक्वेटिक प्लांट हैं वो क्या करते हैं भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में एक्वेटिक प्लांट क्या करते हैं, बबल क्रिएट करते हैं। और उन बबल में क्या है भाई, एक्चुअली ऑक्सीजन ही है। तो उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि जोसेफ प्रिस्टी जिस डिफाइलोजिस्टोन प्योर एयर की बात कर रहे थे वो प्योर एयर एक्चुअली ऑक्सीजन
कैरिंग है, और वो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट का ग्रीन पार्ट, ये जो प्लांट्स है वो उसको क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं। मतलब ग्रीन पार्ट जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, आप यहां पे चार्ट में प्रॉपरली देखिए, चीजें ऑर्डर में मेंशन की हुई हैं। आगे देखिए 1845 में आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वॉन मेयर ने यह बात प्रूव की कि जो ग्रीन प्लांट है ना बेटा, वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। और जिस प्रोसेस की वो बात कर रहे थे उसी को उन्होंने बोला क्या, फोटोसिंथेसिस। उसको उन्होंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। फिर 1845 के बाद बात आती है 1864 की, जहां पे जूलियस वॉन सेक ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना बेटा, ग्रीन प्लांट में आप क्या देखोगे कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, और वो स्टार्च स्टार्च के फॉर्म में क्या हो रहा है बेटा, स्टोर हो रहा है, राइट। वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में। और उन्होंने ये बात भी मेंशन की यहां पे कि स्टार्च क्या है, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। क्लियर है। इसके बाद 1884 में आप देखते हैं एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने एक प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म से लाइट को पास कराया, और जब प्रिज्म से लाइट को पास कराया तो वो लाइट मल्टीपल फ्रेगमेंट में स्प्लिट हो गई, है ना, बिबग्योर वाले पैटर्न में स्प्लिट हो गई। और उन्होंने यहां पे मेंशन किया कि देखो जो सनलाइट है ना उसकी हर वेवलेंथ काम की नहीं है, उसमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ है जो काम की है, राइट। रेड एंड ब्लू रीजन की जो लाइट थी उन्होंने मेंशन किया कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया को वहां पे छोड़ा, स्पायरोगायरा को रखा कहां पे, इस प्रिज्म से निकलने वाली लाइट के जस्ट सामने उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें स्पायरोगायरा को रखा, और स्पायरोगायरा में उन्होंने बैक्टीरिया ऐड कर दिए। तो उन्होंने देखा बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन पे डिपेंड है, वो बैक्टीरिया कहां पे जाके कलेक्ट हो गए, रेड रीजन में और ब्लू रीजन में। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मेंशन किया कि भाई जो रेड रीजन की लाइट है और जो ब्लू रीजन की लाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को इसी चार्ट में, तो यहां पे आप देखेंगे कि एक ब्लैकमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया लॉ ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, राइट। और उन्होंने यहां पे डार्क फेज इन फोटोसिंथेसिस की भी बात की। उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे डार्क फेज होता है। डार्क फेज बोले तो वही फेज जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है ग्लूकोज में, तो डार्क फेज की भी उन्होंने बात की। आगे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वॉन नील का एक एक्सपेरिमेंट सामने आता है, जहां पे उन्होंने पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को मेंशन किया, और उन्होंने बोला कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ही प्रोसेस कंफर्म होती है, लाइट की प्रेजेंस में ही प्रोसेस काम करती है, राइट। यहां पे उन्होंने लाइट की प्रेजेंस को थोड़ा सा और मेंशन किया कि भाई लाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिल्स, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1937 में वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट था वो 31 का था, उन्होंने मेंशन किया सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर हिल का एक एक्सपेरिमेंट आता है, राइट। हिल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बोला कि जो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना बेटा, मतलब जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो इन लाइट रिएक्शन हो रही है, राइट। कि लाइट रिएक्शन यहां पे मेंशन किया गया कि दो रिएक्शन है, क्योंकि इससे पहले ही 1931 में डार्क फेज की बात की गई थी। तो यहां पे मेंशन किया गया कि दो पार्ट होंगे इसके, एक लाइट रिएक्शन होगी और एक डार्क रिएक्शन होगी। तो हिल ने यहां पे मेंशन किया कि लाइट रिएक्शन में आप क्या देखोगे बेटा, लाइट रिएक्शन में ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट। ऑक्सीजन कहां पे प्रोड्यूस हो रही है, पहली वाली रिएक्शन में ही, जिसको आप लाइट रिएक्शन मेंशन कर रहे हो। और इसी के बाद नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात आती है 1941 में निकल के रूबेन एंड कार्मेन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रही है ना, ऑक्सीजन जो निकल के आ रही है फोटोसिंथेसिस में, इस बात को उन्होंने कंफर्म किया कि ये वाटर की स्प्लिटिंग से आ रही है। किससे आ रही है, वाटर की स्प्लिटिंग से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग से नहीं आ रही। आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, बट जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है आपके सामने, वो ऑक्सीजन कैसे इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वो वाटर की स्प्लिटिंग से इवॉल्व हो रही है। आगे देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को। अगले एक्सपेरिमेंट में आर्नोन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंशन किया कि बेटा यहां पे जो एटीपी सिंथेसाइज होते हैं, यहां पे जो एटीपी सिंथेसाइज होते हैं उस प्रोसेस को मेंशन करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब आर्नोन ने फोटोफॉस्फोराइलेशन को कह सकते हैं हम डिस्कवर किया। इसके बाद बात आती है इन द ईयर 1954 से 1955 के पीरियड में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था केल्विन, और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल को डिस्कवर किया कॉल्ड केल्विन साइकिल। आज सभी लोग उसको C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। सो 1954 में करीब करीब कह सकते हैं 1954 से 55 तक केल्विन ने यहाँ पे
कुछ पाथवेज ट्रेस किए और उन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कैसे होता है भाई, C3 साइकिल के थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और इस प्रॉपर साइकिल को हम C3 साइकिल बोलते हैं। और फिर इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे हमने उसको क्या मेंशन कर दिया, केल्विन साइकिल मेंशन कर दिया, राइट। और केल्विन को इस काम के लिए 1960 में नोबेल प्राइज भी दिया गया भाई, कितनी प्यारी बात है, नोबेल प्राइज मिला था इनको इनकी डिस्कवरी के लिए। फिर इन द नेक्स्ट आफ्टर 2 ईयर यू कैन से 1957 में एमर्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ फिनोमिना मेंशन किए इसी फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में, कई सारे इन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे। इन्होंने रेड ड्रॉप फिनोमिना मेंशन किया, इमर्सन इफेक्ट मेंशन किया, फोटोसिंथेटिक इनहेंसमेंट इफेक्ट भी इसी को मेंशन करते हैं, राइट। इमर्सन इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट की तरह से माना जाता है। उन्होंने ये बात बोली कि जो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है, जब कंबाइनली काम करेंगे तो ज़्यादा फोटोसिंथेटिक यील्ड होगी, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा। इसी को उन्होंने इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट के रेस्पेक्ट में भी मेंशन किया था। फिर इन द ईयर 1960 एक साइंटिस्ट नहीं आप कह सकते हो, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जहाँ पे हिल, बेंडल, कई सारे लोग थे, उन्होंने प्रपोज किया जेड स्कीम को। जेड स्कीम जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 दो सिस्टम है जो काम करते हैं कहाँ पे, जेड स्कीम मैनर में, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, और लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पीटर मिचेल का, जिन्होंने केमियोस्मोटिक थ्योरी दी थी एटीपी सिंथेसिस के लिए। एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है इसके लिए आप देखते हो कि F1 F0 जो कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेस वो इन्वॉल्व होता है। एंड फाइनली लास्ट में हम एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1965 में हेचन स्लेक, साइंटिस्ट का ग्रुप भी है यही कह सकते हैं, हैच और स्लेक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंशन किया C4 पाथवे को। आज हम C4 पाथवे सभी लोग जानते हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं C4 प्लांट जहां पे C4 पाथवे चलता है, उसी को हेचन स्लेक पाथवे भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में C4 पाथवे न देके हेचन स्लेक पाथवे आपसे मेंशन किया जाता है और आप वहां पे कंफ्यूज भी होते हो, राइट। तो ध्यान रखना कि C4 पाथवे को ही हेचन स्लेक पाथवे भी कहते हैं। तो ये थे कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किए जो from the year 1727 till recent time, right, 1960 तक हमने काफ़ी जो जितने भी एक्सपेरिमेंट इन पीरियड ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट रहे हमने उनकी बात की। ये थे अर्ली एक्सपेरिमेंट। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब हम आगे समझते हैं वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। बच्चा जानता है एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, बट हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। अगर आप दूर से देखें तो समझ में आ जाएगा आपको कि प्लांट ही है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, राइट। और प्लांट के अंदर स्पेसिफिकली जब आप जाएंगे तो लीव्स होंगी, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है लीव्स में होती है। लीव्स के भी जब अंदर जाएंगे तो स्पेशल टाइप की आपको सेल मिलेंगी, दे आर कॉल्ड मेसोफिल सेल, जहां पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होगा। यस, तो मेसोफिल सेल में जब आप जाएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे, मतलब हम ये भी बात समझ रहे हैं कि जो ऑर्गेनील है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल फाइंड कि फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस परफॉर्म हो रही है वो इसी क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। चलिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जानते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन होने का ये भी एक फायदा है कि सारी की सारी चीजें एकदम रेगुलेटेड होंगी। कोई भी चीज अंदर आ रही है, कोई भी चीज बाहर जा रही है, कंप्लीटली रेगुलेटेड इवेंट होगा। ओके, आप इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखें तो एक लिक्विड मैट्रिक्स मीडियम मिलेगा, लिक्विड मीडियम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स मीडियम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, राइट। और इसी स्ट्रोमा के अंदर कुछ पतली पतली लेयर्स आपको कई सारी देखने को मिलेगी, दे आर कॉल्ड मेम्ब्रेन और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। उनको हम क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। आप नोटिस करेंगे कि कई सारे पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो वो मोस्टली जो पिगमेंट आपको देखने को मिलेंगे वो इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे अटैच देखने को मिलेंगे। आप क्लोरोफिल की बात करते हो ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल आपको इसी मेम्ब्रेन पे अटैच दिखेगा और वो एक प्रॉपर सिस्टम में ऑर्गेनाइज होगा, दैट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। तो आपको जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे वो सारे के सारे इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे मिलेंगे। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी एक स्पेस है, दैट इज कॉल्ड ग्रेना। उस स्पेस को, उस लिक्विड मीडियम को, स्पेस मतलब वहां पे एकदम खाली स्थान नहीं है, वहां पे हवा नहीं भरी हुई, वहां पे आपको लिक्विड ही देखने को मिलेगा, बट वो लिक्विड मीडियम या वो मैट्रिक्स मीडियम आपका जो स्ट्रोमा वाला मीडियम है वहां से डिफरेंस शो करेगा, वहां से डिफरेंट होगा। क्लियर है? तो आपने स्ट्रक्चर को समझा क्लोरोप्लास्ट के कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर लिक्विड जो मैट्रिक्स मीडियम है मेनली वो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में ही आपको कई सारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी। इनको अपन स्टैक्स के रेस्पेक्ट में भी मेंशन करते हैं, थाइलाकॉइड स्टैक्स भी बोल सकते हो आप इनको। और इसके अंदर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलोगे ग्रेना।
सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि फोटोसिंथेसिस, हमेशा एक चीज नोटिस करिएगा, आपने ये चीज अर्ली एक्सपेरिमेंट में भी अभी आपने जाना ही होगा कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। हमेशा याद रखना इस चीज को, अभी से याद कर लो कि फोटोसिंथेसिस एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहली स्टेप कहलाती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि सोलर एनर्जी एक्चुअली में केमिकल एनर्जी में बदल रही होगी, मतलब केमिकल एनर्जी में इन द सेंस एटीपी में बदल रही होगी, राइट। यस, यहां पे एटीपी एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं और वो लाइट रिएक्शन में ही प्रोड्यूस होते हैं। और अब ये एटीपी एनएडीपीएच जो प्रोड्यूस हुए, अब ये क्या होंगे बेटा, ये यूज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, और उस प्रोसेस को हम CO2 फिक्सेशन बोलते हैं, उसी को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो 2 स्टेप हो गई लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में हमने एटीपी बनाए, दूसरी होगी CO2 फिक्सेशन रिएक्शन। इसी को इजीली समझने के लिहाज से और या फिर रिदमिक रखने के लिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, बट आप बेटर वर्ड यूज करिएगा CO2 फिक्सेशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ डार्क रिएक्शन। पता होना चाहिए बट बेटर वर्ड यूज करना है। बेटर वर्ड क्या है, CO2 फिक्सेशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पे हमने समझा लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरी CO2 फिक्सेशन रिएक्शन है जहां पे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, ऑल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। साइंटिस्ट केल्विन ने ही इसको डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको 1960 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ओके, चलिए आगे समझते हैं कि पिगमेंट मॉलिक्यूल, कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं और किस तरीके से वो इन्वॉल्व होते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जब आप लीफ को ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, आप नो डाउट यहां पे मेंशन कर रहे हो कि लीफ का जो कलर है वो पिगमेंट की वजह से है, बट क्या यहां पे एक ही पिगमेंट इन्वॉल्व है, क्लोरोफिल? नहीं बेटा, यहां पे कई सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। द वेरी फर्स्ट नो डाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी कई सारे टाइप आपको देखने को मिलेंगे, डिटेल में बात करेंगे क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल A B C D E कई सारे क्लोरोफिल होते हैं, राइट। बट जो मेनली आपको देखने को मिलेंगे क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड, ये आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आप यहां पे कलर अगर ऑब्जर्व करें तो क्लोरोफिल A जो है वो ब्लू ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा, जो क्लोरोफिल बी है वो येलोइश ग्रीन प्रोड्यूस करेगा, जो जेंथोफिल है, जेंथोफिल आप बेटा देखोगे कि येलोइश कलर प्रोड्यूस करेगा। यहां पे फाइकोबिलिन्स है, फाइकोबिलिन येलोइश ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा। तो जो आप पत्ती का कलर देख रहे हो ना बेटा, वो कंबाइंड इन सारे पिगमेंट के कंबाइंड रेस्पॉन्स के रेस्पेक्ट में दिख रहा है। हाँ, नो डाउट आपको ओवरऑल ग्रीन दिखता है क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल का नंबर सबसे ज्यादा होता है। जिसका नंबर ज्यादा है ऑब्वियस सी बात है वो प्राइमरी रोल में भी इन्वॉल्व होगा और वही ओवरऑल कलर एक्सप्रेशन भी शो करा रहा होगा। अब यहां पे आप समझिए एक एक करके इनके बारे में। सबसे पहले मैं क्लोरोफिल ए की बात करता हूं स्पेसिफिकली। क्लोरोफिल जैसे अगर देखें तो आप देखोगे यहां पे 5 डिफरेंट टाइप मिलेंगे, मगर उसमें से क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लोरोफिल ए की अगर आप बात करें तो इसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये सभी जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आप देखोगे ना उन सब में मिलेगा। जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें जब भी आप पिगमेंट की बात करोगे तो क्लोरोफिल ए सब में मिलेगा, एक्सेप्ट फ्यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़ के, सारे बैक्टीरिया भी नहीं, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के, राइट। आप क्या देखोगे कि क्लोरोफिल ए सब में मिलेगा, तो ये यूनिवर्सल नेचर का भी है, राइट। यूनिवर्सल नेचर के साथ साथ आप इसको प्राइमरी पिगमेंट मॉलिक्यूल भी बोलते हो। क्यों प्राइमरी बोल रहे हो? क्योंकि भाई सब में मिल रहा है, सभी में प्रेजेंट इसकी अवेलेबल है, इसीलिए आप इसको प्राइमरी भी बोल रहे हो। प्राइमरी के साथ साथ ये एक एसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल भी है। इस बात को भी समझिए कि पिगमेंट मॉलिक्यूल 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एसेंशियल और एसेसरी। एसेंशियल में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए है, बाकी सारे एसेसरी है। मतलब कि क्लोरोफिल ए नहीं होगा ना तो काम ही नहीं चलने वाला, इसीलिए वो एसेंशियल है। एसेसरी मतलब वो अगर नहीं भी है ना तब भी काम चल जाएगा, समझो बात को, राइट। तो एसेंशियल की कैटेगरी है, एसेसरी की कैटेगरी है, मगर जो हमारा क्लोरोफिल ए है वो एसेंशियल की कैटेगरी में इन्वॉल्व है, वो अकेला ही एसेंशियल की कैटेगरी में आएगा भी। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल ए के स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको टेडपोल जैसा दिखेगा। हाँ, टेडपोल बोले तो आपने लार्वा जो स्टेज देखी होगी फ्रॉक की लार्वल स्टेज देखोगे तो वो टेडपोल कंडीशन शो करता है, राइट। तो उसी टेडपोल के जैसा दिखता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर टेडपोल कैसे जाए, क्यों टेडपोल के जैसा कैसे? क्योंकि देखो टेडपोल में क्या होता है, एक हेड मतलब हेड रीजन होता है, उसकी बॉडी वाला पार्ट होता है, फिर टेल होती है। तो पोरफायरिन रिंग जो है बेटा क्लोरोफिल की, वो हेड स्ट्रक्चर जैसे रिप्रेजेंट होती है और इसके पास एक फाइटोल की टेल होती है जो टेडपोल के टेल की तरह होती है, राइट। तो यहां पे आप क्या देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक किससे रिजेंबल शो कर रहा है, वो टेडपोल से शो कर रहा है। इस हेड स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो यहां पे
इस पोरफायरिन रिंग में कई सारे आपको रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, 5 रिंग स्ट्रक्चर होंगे और उन रिंग स्ट्रक्चर के इन द मिडिल आपको मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, राइट। मैग्नीशियम इन द सेंटर होता है जो कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच रहता है, राइट। तो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा क्लोरोफिल का। नेक्स्ट अगले पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगला देखिए, अगला अपना पिगमेंट मॉलिक्यूल है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में आपको कैरोटीन मिलेंगे और जेंथोफिल भी मिलेंगे, समझाता हूं इसी के बारे में। तो कैरोटिनॉइड की बात करेंगे तो आपको येलोइश, ऑरेंज या फिर रेडिश कलर के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे आप कैरोटिनॉइड को मेंशन करते हो कि ये एसेसरी मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल बी अलोंग विद कैरोटिनॉइड्स, ये सारे के सारे क्या है, एसेसरी नेचर के। क्लोरोफिल बी को भी मैंने मेंशन किया कि वो क्या है, एसेसरी में आता है, सहायक में आता है, राइट। ये भी, और कैरोटिनॉइड्स भी जितने हैं ये सारे के सारे भी क्या हैं भाई, ये भी एसेसरी है। इसमें आपको दो कैटेगरी मिलेंगी, कैरोटीन आपने बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल सॉरी बीटा कैरोटीन का नाम सुना होगा विटामिन ए के रेस्पेक्ट में, है ना, बीटा कैरोटीन, राइट। वही कैरोटीन की कैटेगरी है, एक यहां पे जेंथोफिल की कैटेगरी है। कैरोटीन में आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन की कंडीशन होगी और जेंथोफिल में ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। यहां पे कार्बन को आप मेंशन करते हो कि कार्बन 40, हाइड्रोजन 56, इतनी कंडीशन है, हाइड्रोकार्बन वाली कंडीशन है। और इधर आप जेंथोफिल के केस में क्या मेंशन करते हो कि यहां पे एक ऑक्सीजन भी अवेलेबल होगी, तो इसको ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन बोल रहे हो, राइट। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कैरोटीन और जेंथोफिल में। और अगर आप कैरोटीन को बोलो चाहे जेंथोफिल बोलो, ये दोनों के दोनों कैरोटिनॉइड है और कैरोटिनॉइड आपके एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व होंगे। अगर आप फोटोसिस्टम आप देखोगे, एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 देखो, 1 देखो, दोनों में आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे दैट इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। आपको ये जो एसेसरी फैक्टर है वो आपको मेनली कहां पे मिलेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स में। आपका जो रिएक्शन सेंटर है ऑक्सीजन का, जो यहां पे आप मेंशन करते हो कि फोटोकेमिकल जो आपका रिएक्शन सेंटर है, राइट, उस रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए आपको अबंडेंटली देखने को मिलेगी, सही है। क्लोरोफिल ए कहां पे मिल रही है हमको अबंडेंटली देखने को, रिएक्शन सेंटर में। और जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है वहां पे हमको एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल खूब सारे मिल रहे हैं, जिनमें आप कैरोटिनॉइड को रख सकते हो, राइट, जिसमें आप क्लोरोफिल बी को भी रख सकते हो। नेक्स्ट है फाइकोबिलिन, एक और पिगमेंट मॉलिक्यूल, समझिए फाइकोबिलिन के बारे में। तो अब हम लास्ट पिगमेंट मॉलिक्यूल फाइकोबिलिन की बात करते हैं। देखो फाइकोबिलिन भी एक एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल ही है और ये आपको स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में देखने को मिलेगा, राइट। स्पेसिफिकली कहां पे, इन दोनों मेंबर में देखने को मिल रहा है। आप देखोगे कि ये वाटर सॉल्युबल नेचर का है। वाटर सॉल्युबल नेचर इसलिए क्योंकि ये पिगमेंट मॉलिक्यूल एक्चुअली एक प्रोटीन से अटैच है और वो प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है, राइट। और इसकी लोकेशन जब आप देखोगे तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच देखने को मिलेगा, राइट। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच, ये वाटर सॉल्युबल नेचर को शो कर रहा होगा। और वाटर सॉल्युबल नेचर भी मैंने मेंशन किया किस वजह से है, वो इससे अटैच्ड प्रोटीन की वजह से, और क्योंकि वो प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है इसलिए ये पूरा पिगमेंट भी वाटर सॉल्युबल नेचर शो कर रहा है, राइट। आप इसके स्ट्रक्चर में जाएं तो यहां पे आपको टेट्रापायरोल कंडीशन मिलेगी। टेट्रापायरोल रिंग, आपको 4 पायरोल रिंग देखने को मिलेगी जैसी आपको क्लोरोफिल में देखने को मिलती है, मगर ये ओपन होंगी, राइट। चारों के चारों रिंग बना के नहीं है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर मिलेगी। यहां पे मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम इन द सेंटर नहीं होगा, और फाइटोल की वो जो टेल मैंने बताई थी वो टेल नहीं होगी। 20 कार्बन की जो फाइटोल टेल होती है वो यहां पे भी नहीं होगी, राइट, यहां पे मतलब नहीं होगी। तो ये ओपन टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, राइट। यहां पे फाइकोबिलिन में आप देखोगे कि ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल के फॉर्म में मिलते हैं जिनको फाइकोबिलिसोम बोलते हैं, राइट। फाइकोबिलिसोम मेंशन करते हैं। और इसके दो टाइप होंगे, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोबिलिन्स में भी दो आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी, फाइकोसाइनिन की और फाइकोइरिथ्रिन की। तो ये हमने लास्टली डिस्कस किया इस पर्टिकुलर पिगमेंट मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। ये भी एक एसेसरी है, मैंने मेंशन किया। तो जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल अब तक आपने देखे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड और कैरोटिनॉइड में आपने कैरोटीन और जेंथोफिल देखा, और ये फाइकोबिलिन्स, ये जितने भी पिगमेंट मॉलिक्यूल थे ये सारे के सारे दो कैटेगरी में कैटेगराइज हैं, एसेंशियल और एसेसरी। एसेंशियल में सिर्फ क्लोरोफिल ए है, बाकी सारे के सारे एसेसरी में है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। चलिए अभी देखिए एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा। पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझ लेते हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आप नोटिस करेंगे कि यहां पे आपको डिफरेंट जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट रेड, आप विग्योर के रेस्पेक्ट में देखोगे BIVGYOR, है ना। तो यहां पे ब्लू रीजन की लाइट आपको 400 के अराउंड देखने को मिलेगी और रेड रीजन की लाइट आपको 660 और 70 के अराउंड देखने को मिलेगी, राइट।
700 के अराउंड देखने को मिलेगी। तो ब्लू रीजन की लाइट है और रेड रीजन की लाइट है। आप ये नोटिस करोगे कि जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू रीजन की जो लाइट है उसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है और जो रेड वाली उस पर थोड़ा सा कम शो कर रहा है, मगर क्लोरोफिल बी जो होगा वो बी वाला इसमें ब्लू रीजन में कम शो कर रहा है और रेड रीजन में ज्यादा शो कर रहा है। मतलब जो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन करेगा ही कौन? पिगमेंट मॉलिक्यूल ही करेंगे बेटा, है ना। पिगमेंट मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं, राइट। तो एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि आप देखो एक्शन समझो, एक्शन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। तो रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जब बात करोगे कि कितनी फोटोसिंथेसिस हुई, उसको आप बोलोगे बेटा एक्शन स्पेक्ट्रा। तो रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जब ग्राफ बनाओगे कि आप उसमें देखोगे कि ब्लू रीजन में फोटोसिंथेसिस हो रही है और रेड रीजन वाली में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो आप इसको बोलोगे एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा जब वर्ड आएगा तो यहां पे आप रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करोगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ये वाली बात आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आ जाएगी। और इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। और जब इनको दोनों को एक साथ देखोगे तो ब्लू रीजन में और रेड रीजन में आपको क्लोरोफिल ए और बी आपको एब्जॉर्प्शन शो करते हुए दिख जाएंगे और उसी के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगी कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसको आप एक्शन स्पेक्ट्रा बोल रहे हो। क्लियर है? तो ये हमने बात की एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो मैं स्टार्टिंग से आपके बोल भी रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। पहली स्टेप की बात करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन की, राइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन बोले या फिर हम लाइट रिएक्शन बोले, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे समझो बेटा, लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हैं। देखो, जब भी आप लाइट रिएक्शन की बात करोगे तो यहां पे ऑर्डर में कुछ इवेंट होंगे, राइट। सबसे पहले जैसे लाइट एब्जॉर्ब होगी, कुछ इवेंट होंगे, इवेंट के नाम बता रहा हूं। लाइट एब्जॉर्ब होगी, राइट। दूसरा नंबर वाटर की स्प्लिटिंग होगी, दूसरा नंबर वाटर की स्प्लिटिंग होगी। तीसरे नंबर पे एक इवेंट होगा जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, राइट। क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन द एंड इसी लाइट रिएक्शन में आप क्या देखोगे? एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। एनर्जी मॉलिक्यूल क्या बोल रहे हो आप? एनर्जी मॉलिक्यूल बोले तो एनर्जी मॉलिक्यूल मतलब एटीपी प्रोड्यूस होंगे या फिर एनएडीपीएच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो आपने यहां पे कई सारे इवेंट देखे, 4 इवेंट तो देखे ही देखे। लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर की स्प्लिटिंग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फाइनली एटीपी का प्रोडक्शन और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन, राइट। आप यहां पे एक चीज नोटिस करो कि ये जो लाइट रिएक्शन है इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होंगे। ये पूरी प्रोसेस कहां पे हो रही है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, राइट। काम कैसे होता है? 2 से 1 की तरफ होता है, राइट। बट ये 1 और 2 नाम देना ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी में, पहले फोटोसिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था, डिस्कवरी में पहले 1 आया है तो इसीलिए हमने फोटोसिस्टम 1 बोला। जब आप अभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे नॉन साइक्लिक में, तो पहले 2 से 1 की तरफ प्रोसेस जाएगी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इस पे, राइट। तो आपने देखा यहां पे कॉम्प्लेक्स कौन कौन से? फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। इन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को भी जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे कि आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे यहां पे, जिनको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और एक रिएक्शन सेंटर मिलेगा। रिएक्शन सेंटर में एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा, राइट। आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन लिखी हुई है कि एक सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपको कहां पे मिलेगा? आपका रिएक्शन सेंटर पे देखने को मिलेगा। एंटीना कॉम्प्लेक्स में आपके अदर जो एसेसरी आपने देखे थे ना, एसेसरी जो फाइकोबिलिन है, कैरोटिनॉइड है, राइट, जेंथोफिल्स है, क्लोरोफिल बी है, ये सारे आपको कहां पे मिलेंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे। और एंटीना कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा बेटा? रिएक्शन होगी। तो ये 2 पार्ट भी होते हैं कॉम्प्लेक्स के, फोटोसिस्टम 1 की बात करो चाहे 2 की बात करो। एक चीज और नोटिस करना कि जो आपका फोटोसिस्टम 1 है, वो फोटोसिस्टम 1 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम उसको P680 बोलते हैं। किसको? फोटोसिस्टम 2 को। और फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है, इसीलिए हम उसको P700 भी बोलते हैं, राइट। तो फोटोसिस्टम 1 P700, फोटोसिस्टम 2 P680। इस तरीके से भी फोटोसिस्टम 1 और 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हुए समझते हैं चीजों को। मैं इमर्सन इफेक्ट अभी यहां पे और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आने वाले पार्ट में, बट ऑर्डर में चीजें अभी समझिए। ये आपने फोटो सिस्टम की बात की।
आप मेंशन कर रहे हो यहां पे कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा और यहां पे वाटर की स्प्लिटिंग होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पे एक चीज देखो कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हो ना बेटा, ये दो तरीके से होगा, एक नॉन साइक्लिक मैनर में और एक साइक्लिक मैनर में। इसीलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दो टाइप के होंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। हम पहले नॉन साइक्लिक की बात करेंगे जिसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। देखो, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्ड यूज किया था। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां पे बोलोगे? बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं बोलोगे, यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका रेस्पिरेशन में ही यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में आप इसको यूज नहीं करोगे। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है आप उसको क्या बोल रहे हो बेटा? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक बोल क्यों रहे हो? क्योंकि देखो प्रोसेस जब यहां पे आप देखोगे तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वाटर की स्प्लिटिंग होगी, वाटर की स्प्लिटिंग से आप क्या देखोगे? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। मेंशन करूंगा कि कितने वाटर स्प्लिट हो रहे हैं। यहीं पे समझ लो कि जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है ना, ये जो हमारा फोटो सिस्टम 2 है, सुनो प्रोसेस समझो। यहां पे देखो, जो फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 के ही इस ग्रेना वाली साइड में एक आपको पॉकेट देखने को मिलेगी जहां पे दो वाटर मॉलिक्यूल जाके बाइंड करेंगे। दो वाटर मॉलिक्यूल बाइंड करने के बाद ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, राइट। दो वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन और 4 H+ आयन बनेंगे। नोटिस करना, वाटर की स्प्लिटिंग से 4 H+ आयन बने और वो किधर साइड में? इसी ग्रेना साइड में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही रह जाएंगे। इनका बहुत काम है आगे। 4 H+ आयन कहां पे आ गए? हमारे 4 H+ आयन आ गए हैं ग्रेना में, राइट। और 4 इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम 2 के पास आ गए और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। तो देखो यहां पे आपने नोटिस किया ऑक्सीजन कैसे बन रहा है? वाटर की स्प्लिटिंग से, सही है। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम 2 के पास गए। फोटो सिस्टम 2 ही क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब करेगा 4 फोटोन की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जिसको ये 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे और फिर इसी फोटो सिस्टम में आप देखोगे पिगमेंट मॉलिक्यूल होंगे, फियोफाइटिन और फाइकोबिलिन। यहां पे क्या होंगे? फियोफाइटिन क्विनोन मेंशन करते हैं, तो यहां पे फियोफाइटिन और जो क्विनोन होंगे, इसको इसीलिए हम फियोफाइटिन क्विनोन टाइप भी बोलते हैं फोटो सिस्टम 2 को। इससे वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आगे की तरफ और पहुंच जाएंगे साइटोक्रोम B6F के पास। जब साइटोक्रोम B6F से ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे आगे, तो उस समय आप क्या देखोगे? ये 4 इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6F से मूव करेंगे तो 4 के डबल 8 H+ आयन पंप हो जाएंगे। कहां पे? ग्रेना के अंदर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। कहां से? स्ट्रोमा से। तो आपने 2 वाटर की जब स्प्लिटिंग कराई बेटा, तो आपने क्या देखा? वहां से 4 H+ आयन मिले थे और 8 H+ आयन। ये हमारे पास टोटल कितने H+ आयन आ गए अंदर अब तक की प्रोसेस में? 8 और 4 12 H+ आयन ग्रेना के अंदर आ चुके। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम B6F से आगे बढ़ेंगे और यहां पे आप क्या देखोगे? पीसी आपको देखेगा, प्लास्टोसाइनिन देखेगा। प्लास्टोसाइनिन इस साइटोक्रोम B6F से इन इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाएगा बेटा? फोटो सिस्टम 1 के पास ले जाएगा। इसको मैं इलेक्ट्रॉन फ्लो की प्रोसेस को बता रहा हूं, राइट। फोटो सिस्टम 1 पे जब आएंगे तो यहां पे मॉडिफाइड क्लोरोफिल होगा जो रिसीव करेगा इन इलेक्ट्रॉन को, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 फोटोन की लाइट और रिसीव करेगा। कौन? फोटो सिस्टम 1। तो लाइट कितनी रिसीव करी? 4 फोटोन की फोटो सिस्टम 2 ने, 4 फोटोन की फोटो सिस्टम 1 ने, 8 फोटोन की लाइट रिसीव हो चुकी है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ रहे हैं इस फोटो सिस्टम 1 पे, ये फाइनली पहुंचेंगे FD के पास, फेरोडॉक्सिन के पास, और फिर पहुंचेंगे फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज के पास। फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज क्या करेगा? इन 4 इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? NADP को दे देगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा? NADPH में। 2 NADPH वहां पे बन जाएंगे, राइट। 2-2 करके इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे NADP प्लस को, तो वो NADPH में बदल जाएगा। ये आपने पूरी प्रोसेस देखी बेटा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसी को जेड स्कीम बोल रहे हो, इसको साइक्लिक नहीं बोल रहे, नॉन साइक्लिक बोल रहे हो, क्योंकि यहां पे कोई दोबारा से सर्कल नहीं बन रहा। अभी साइक्लिक में देखो कि सर्कल बनेगा। बहुत ही ऑर्डर में लिंक करते हुए चीजें बताई हैं, आप ध्यान से समझ लो, राइट। यहां पे एक मैं डायग्राम चार्ट भी मेंशन करा देता हूं, आप इस चार्ट को देख के भी चीजें समझ सकते हैं, राइट। इसमें आप देखो जेड स्कीम में क्या मेंशन किया गया है कि फोटो सिस्टम 2 पे वाटर की स्प्लिटिंग के बाद 4 इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 के पास गए, 4 यहां पे H+ आयन अंदर पंप हो गए, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। 4 ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटो सिस्टम 1 से फियोफाइटिन के थ्रू साइटोक्रोम B6F के पास गए। साइटोक्रोम B6F से जब मूव कर रहे थे तो 8 H+ आयन पंप हुए, और इसी के साथ साथ ये अब 4 इलेक्ट्रॉन है ये प्लास्टोसाइनिन के थ्रू फोटो सिस्टम 1 पे पहुंच गए। फोटो सिस्टम 1 पे भी 4 फोटोन की लाइट एब्जॉर्ब हुई और फिर वो हायर एनर्जी स्टेट में गए और फिर से डाउनहिल। जब भी हायर एनर्जी में स्टेट में जाएंगे तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नीचे की तरफ, निचले स्तर पर आते जाएंगे, राइट। डाउनहिल मूवमेंट इनका होगा, डाउनहिल फ्लो बोलते हैं। तो फिर फाइनली ये FD और FNR के पास पहुंचेंगे जहां पे NADPH बन जाएगा।
आपने सम टोटल इसी प्रोसेस में क्या देखा बेटा, लाइट का एब्जॉर्प्शन देखा। टोटल कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, 8 फोटोन की। कितनी हुई, 8 फोटोन की। आपने दूसरा पॉइंट क्या देखा कि वाटर की स्प्लिटिंग हुई, बिल्कुल वाटर की स्प्लिटिंग हुई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम पे आपने देखा पंपिंग ऑफ H प्लस आइन हो रही है। कितने H प्लस आइन पंप हुए बेटा, 8 पंप हुए थे और 4 वाटर की फोटोलाइसिस से मिले थे। तो हमारे पास अंदर साइड में इस 2 वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के से आपने क्या देखा बेटा कि अंदर साइड में हमारे पास 12 H प्लस आइन आ चुके हैं। और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किए, NADP ने रिसीव किए, NADPH बना दिया। ये था कंप्लीट क्या, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ऑर्डर में हमने समझा। साइमल्टेनियसली इसी को कंपेयर करते हुए मैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी समझा देता हूं। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा, फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में आप देख रहे हो कि फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। यहां पे आप क्या देखोगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या करेंगे, वही मूव करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। बार बार वाटर की फोटोलाइसिस नहीं होगी। याद रखना, वाटर की फोटोलाइसिस फोटोसिस्टम 1 वाले केस में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में नहीं होगी, वाटर की फोटोलाइसिस नहीं होगी। यहां पे NADPH भी नहीं बनेगा, और यहां पे सिर्फ 4 फोटोन की लाइट होगी यूज। देखो कैसे, 4 फोटोन की लाइट रिसीव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और ये हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे। ये FD से FD के पास जाएंगे और फिर लौट के किधर आ जाएंगे बेटा, FD से FNR के पास नहीं जाएंगे, फिर रिडॉक्सिन रिडक्टेज के पास नहीं जाएंगे, NADPH नहीं बनाएंगे, वो लौट के किधर आ जाएंगे, साइटोक्रोम B6F के पास। और साइटोक्रोम B6F से मूव करेंगे तो 8 H प्लस आइन पंप करवाएंगे और फिर प्लास्टोसाइनिन के थ्रू फिर फोटोसिस्टम 1 पे पहुंच जाएंगे। तो आप इसमें क्या नोटिस करोगे, आप ये नोटिस करोगे कि 4 फोटोन के रेस्पेक्ट में इसने 8 H प्लस आइन पंप कर दिए। दूसरी तरफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में वहां पे 4 और 4 8 फोटोन की लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसने 12 H प्लस आइन कलेक्ट किए थे। कहां पे, ग्रेना में अंदर। रिलेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मजेदार चीजें हैं। अगर आप रिलेट कर पा रहे होगे जरूर एंजॉय कर रहे होगे, समझ रहे हो इस चीज को। अगर रिलेट कर पा रहे होगे जरूर एंजॉय करोगे चीजों को। आगे समझो, आगे चीजों को देखो। नेक्स्ट आपने क्या देखा कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में दोबारा से वो लौट के किस पे आ जाएंगे, दोबारा से लौट के फिर फोटोसिस्टम 1 पे आ जाएंगे, फोटोसिस्टम 1 से फिर FD के पास, फिर साइटोक्रोम B6F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के बाद फिर फोटोसिस्टम 1 के पास। और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। 4 फोटोन की लाइट आएगी, यहां पे ना वाटर की ब्रेकडाउन हो रही, ना NADPH प्रोड्यूस हो रहा, ना एक्स्ट्रा लाइट एब्जॉर्ब हो रही, बस 4 फोटोन की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और वो फ्लो कर रहे हैं। नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, 8 H प्लस आइन अंदर की तरफ पंप हो रहा है। क्लियर है। तो ये आपने क्या देखा, ये बेटा आपने देखा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब आपने इसका नेट रिजल्ट क्या निकाला, सर हमारा नेट रिजल्ट तो ATP बनाना था। ATP कैसे बने बेटा, ATP अब बनेंगे। ये जो H प्लस आइन पंप हुए हैं ना अंदर की तरफ ग्रेना में, ये ग्रेना से जब बाहर आएंगे ATP सिंथेज के थ्रू, कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू, कॉम्प्लेक्स 5 बोलो या ATP सिंथेज बोलो, दोनों बातें की है। इसका F0 F1 पार्ट होता है, राइट। जब उससे निकल के वो बाहर आएंगे बेटा, उस समय ATP की सिंथेसिस होगी। उस समय क्या होगा, ATP की सिंथेसिस होगी। एट दैट टाइम ATP सिंथेसिस होगी। समझ रहे हो। चलो इसकी बात करते हैं कि कैसे ATP सिंथेसिस होती है, बाय ATP सिंथेज। तो यहां पे समझिए जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ये प्रेजेंट की थी पीटर मिट्जेल ने 1961 में, राइट। और इस हाइपोथेसिस में यही बताया गया कि भाई जो ATP सिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें एटीपेज इन्वॉल्व है, राइट। ATP सिंथेज इन्वॉल्व है, जिसको हम ATP सिंथेज बोलते हैं। ATP सिंथेज इन्वॉल्व है और ATP सिंथेज के साथ साथ यहां पे प्राइमरी कंडीशन एक फोटोन का ग्रेडियंट चाहिए। और इसी काम को करने के लिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों दिन रात मेहनत कर रही होती हैं। रात में तो नहीं करती, दिन में करती हैं, क्योंकि लाइट चाहिए उसको, है ना। तो जो मेहनत करती हैं उसका फल क्या है, H प्लस आयन का पंप जो क्रिएट हो रहा है, उनका फोटोन का जो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, कहां पे, अंदर वाले थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ल्यूमिन में, अंदर वाले स्पेस में। अब यहां पे हमारे पास फोटोन का ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अब इस ग्रेडियंट को तोड़ कह सकते हो कि कम करना या तोड़ना। क्या होता है तोड़ना कम करना, मीनिंग समझो क्या है कि ये H प्लस आयन जो है, अब इस ATP सिंथेज के 2 पार्ट है, F0 और F1। F0 वाले पार्ट से बाहर निकल के आएंगे। H प्लस आयन का जो ग्रेडियंट बना है वो धीरे धीरे कम कैसे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा सा छेद मिल जाएगा जहां से निकलना है उनको। तो वो छेद क्या है, वो है F0 कॉम्प्लेक्स। तो H प्लस आयन वहां से निकल के आएंगे। जब F0 से वो निकल के आ रहे होंगे तो F0 में कन्फॉर्मेशनल चेंज होंगे, वो नीचे से रोटेट होगा। और जब वो F0 रोटेट होगा उसकी वजह से F1 जो पार्टिकल है उसमें भी कन्फॉर्मेशनल चेंज आएंगे। और जब उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आएंगे तो
एडीपी प्लस फॉस्फेट मिलके बना देगा एटीपी। तो जब H प्लस आइन मूव कर करके आ रहा है ना बेटा, तो बन रहा है एटीपी, राइट। 3 H प्लस आइन मूव करके आते हैं, एक एटीपी बनेगा। तो आपने 2 वाटर को ब्रेक डाउन कराया था, तो कितने H प्लस आइन पंप क्रिएट हुए थे, कितने H प्लस आइन आए थे, 12 H प्लस आइन आए थे। 12 H प्लस आइन से आप देखो 3-3 करके निकलेंगे तो यहां पे कितने एटीपी बन जाएंगे, 4 एटीपी, राइट। तो 2 वाटर ब्रेक हुए तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में कितने एटीपी बन गए, कितने, 4 एटीपी। 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 4 एटीपी हमारे पास बने। जबकि आप साइक्लिक की बात करोगे तो साइक्लिक में 4 फोटोन के रेस्पेक्ट में, 4 फोटोन की लाइट के रेस्पेक्ट में 8 H प्लस अंदर आए थे। तो जब 8 फोटोन की लाइट यूज होगी तो कितने आ जाएंगे, 8 दूनी 16, 16 अंदर आ जाएंगे H प्लस आइन। तो 16 H प्लस आइन के रेस्पेक्ट में कितने एटीपी बनेंगे, 5। ओके, तो देखो यहां पे 3 H प्लस आइन निकल के बाहर आ रहे हैं, 3 H प्लस आइन निकल के बाहर आ रहे हैं, तो एक एटीपी बन रहा है, ठीक है। आपने क्या देखा, नॉन साइक्लिक में टोटल H प्लस आइन कितने कलेक्ट हुए थे, 12। तो 12 के रेस्पेक्ट में कितने एटीपी बन गए, 4, क्योंकि 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 है ना, 4 एटीपी बने। जब आप साइक्लिक की बात करोगे तो वहां पे 8 फोटोन के लाइट के रेस्पेक्ट में कितने H प्लस आइन कलेक्ट हुए, 8 और 8 16, 16 कलेक्ट हुए। तो जब वो बाहर निकल के आएंगे 3-3 करके, कितने एटीपी बनेंगे, करीब करीब 5। कैसे, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 5 15 है ना, 15 15 16, 16 ही H प्लस आइन कलेक्ट हुए थे। तो यहां पे अराउंड 5 एटीपी क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए आप बोलते हो इन टर्म ऑफ एटीपी जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि 8 फोटोन के रेस्पेक्ट में वो 5 एटीपी बना रहा है और ये 8 फोटोन के रेस्पेक्ट में 4 एटीपी बना रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझोगे यहां पे, क्लियर है। सो ये है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें आपने क्या देखा, इन द एंड हमारे पास एटीपी बन गए। इस पूरे लाइट रिएक्शन के इन द एंड आपने क्या देखा, एटीपी बना, NADPH बना। और ये एटीपी और NADPH एक्चुअली में यूटिलाइज कहां पे होंगे, अभी CO2 को फिक्स करने में यूटिलाइज होंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन भी बनी है, ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज हो जाएगी और वो नेचर में चली जाएगी, हम लोगों के काम आएगी रेस्पिरेशन में। उसका अब तो यहां पे कोई काम नहीं है ना, ये तो एक तरीके से बाई प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब ये डिफ्यूज हो जाएगा, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब यहां पे देखो क्या हुआ, एटीपी प्रोड्यूस हुआ था, NADPH प्रोड्यूस हो जाता, ये दोनों के दोनों कहां चले जाएंगे बेटा, यूटिलाइज होंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बाद हम बात करेंगे कि वेयर दे यूटिलाइज, राइट, कि एटीपी और NADPH कहां यूटिलाइज हो रहे हैं। देखो एटीपी और NADPH अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट, वो लाइट रिएक्शन से नहीं आ रहे, वो अलग से आएंगे। उन सबको मिला के आप क्या करोगे, उन सबको मिला के CO2 को फिक्सेशन कराओगे, CO2 का फिक्सेशन कराओगे। इसके लिए आप याद करो केल्विन साइकिल बेस्ट वन है, C3 साइकिल बेस्ट वन है। स्टार्ट करते हैं इस पूरी प्रोसेस को समझना, चलिए। तो बेटा यहां पे समझो कि जो डार्क रिएक्शन है ना, नो डाउट डार्क रिएक्शन में ये एटीपी और NADPH यूटिलाइज होंगे। जो डार्क रिएक्शन है सबसे पहले स्टेबल की थी ब्लैकमैन ने, यस 1905 में ब्लैकमैन ने डार्क रिएक्शन के बारे में बताया। उसके बाद केल्विन साइकिल आई, उसके बाद सारी चीजें आई, राइट। केल्विन साइकिल, जिन केल्विन के 1955 के अराउंड उन्होंने काम किया हुआ है, राइट। 1960 में तो उनको नोबेल प्राइज मिला इस काम के लिए। मगर ये कहानी 1905 में ब्लैकमैन ने मेंशन कर दी थी कि भाई CO2 फिक्सेशन रिएक्शन जैसी कोई चीज है जिसको मैं डार्क रिएक्शन मेंशन कर रहा हूं, अभी बता देता हूं ये चीज। इसी पे आगे काम हुआ था, राइट। केल्विन ने केल्विन साइकिल प्रेजेंट की, इसीलिए उनको भाई क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि केल्विन साइकिल अकेली वो साइकिल है जो CO2 फिक्सेशन करती है एक्चुअली में। इज इट क्लियर? आगे देखिए, आगे देखिए और समझिए कि केल्विन साइकिल कैसे काम करेगी, राइट। केल्विन साइकिल कैसे काम करती है समझते हैं इस प्रोसेस को। यहां पे होता क्या है बेटा, यहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को, जो इस प्रोसेस को कंप्लीट कराएगा। रूबिस्को क्या करता है, उसका सबस्ट्रेट है RUBP, तो वो एक RUBP को लेगा, रूबिस्को बिसफॉस्फेट को, RUBP 5 कार्बन का है। और अब देखना कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और 5 कार्बन का रूबिस्को, दोनों मिलके 6 कार्बन हो गए, राइट। ये 6 कार्बन का एक इंटरमीडिएट बनाएंगे और वो 6 कार्बन का इंटरमीडिएट 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ब्रेक हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द साइकिल उसके पहले स्टेबल कंपाउंड के बेसिस पे बोली जाती हैं, राइट। जैसे TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या सिट्रिक एसिड साइकिल उसी को बोलते हैं, क्योंकि वो पहला स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड, उनमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, राइट। सिमिलर मैनर में C3 साइकिल, पहला स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है,
3 कार्बन का है तो 3 का एक साइकिल। इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कौन करा रहा है? रूबिस्को एंजाइम करा रहा है। रूबिस्को एंजाइम मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है प्लेनेट अर्थ पे। हर प्लांट की पत्ती में क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, कराने वाला एंजाइम उसके स्ट्रोमा में मिलेगा जिसका नाम है रूबिस्को। आ रही बात समझ में? तो रूबिस्को ने पहली स्टेप कराई कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन आता के बाद आता है रिडक्शन। बेटा यहां पे ध्यान देना कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो ट्राइयोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं जिसको हम रिडक्शन बोल रहे हैं। कितने? 2। किस में कन्वर्ट? ट्राइयोज फॉस्फेट बोलो या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलो। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। कितने? 2 कन्वर्ट हो रहे हैं रिडक्शन की स्टेप पे। तो यहां पे 2 एटीपी 2 एनएडीएच यूज होंगे। याद रखो 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही एटीपी उतने ही एनएडीपीएच यूज हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्टेप पे हमारे पास क्या बन गया? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बोलो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इसमें 6 कार्बन स्ट्रक्चर है सम टोटल। इस 6 में से एक कार्बन तो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। आप बस ऐसे समझो एक कार्बन फिक्स हो जाएगा इस पॉइंट पे, और इसी में से 5 कार्बन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? फिर से आरयूबीपी बना लेंगे क्योंकि साइकिल को मेंटेन करना है। तो 5 इसमें से क्या होंगे? आरयूबीपी बनाएंगे। कितने आरयूबीपी बन रहे हैं? 1। तो यहां पे याद रखना 1 आरयूबीपी बन रहा है, 1 एटीपी और यूज होगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड को देखो फिक्स करने में 3 एटीपी यूज हो गए। 2 कहां पे? रिडक्शन वाली स्टेप पे, 1 यहां पे रीजनरेशन वाली स्टेप पे। इसको रीजनरेशन बोलते हैं। तो 3 एटीपी यूज हो गए और 2 एनएडीपीएच और 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ। इसी तरीके से आप सोचो जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करोगे तो कितनी एटीपी? 1 के लिए 3 एटीपी, राइट? तो 3 के लिए कितने हो जाएंगे? काउंट करके देख लेना इसी को। 9 हो जाएंगे। 3 3 जा 9 है ना? तो 9 एटीपी और 6 एनएडीपीएच। समझ रहे हो? कितने? 6 एडीपीएच। और जब एक ग्लूकोज को करना है तो जस्ट डबल कर दो। 9 का 18 एटीपी, 6 का 12 एनएडीपीएच। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने? 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच यूटिलाइज होंगे। तो ये कहलाती है C3 साइकिल। बहुत ही छोटी सी स्टेप है। 3 स्टेप में सबसे सिंपल साइकिल है भाई C3 साइकिल। सबसे सिंपल साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, रीजनरेशन में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना और रीजनरेशन में आरयूबीपी रीजनरेट हो गया। हुआ क्या? एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ। एनर्जी कितनी यूज हुई? 3 एटीपी 2 एनएडीपीएच। सबसे सिंपल साइकिल C3 साइकिल, और इसी को हम क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। इज इट क्लियर? समझ में आया? आपको डायग्रामेटिकली भी यहां पे चीजें समझ में आएंगी, मैं यहां पे मेंशन करवा दूंगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए नेक्स्ट साइकिल। एक ये साइकिल है, एक और कहलाती है कॉल्ड हेचेनस्लेक साइकिल, C4 साइकिल। समझते हैं C4 साइकिल के बारे में। बेटा नेक्स्ट देखो अब आप C4 साइकिल। C4 साइकिल में एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि कुछ स्पेशल प्लांट है, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में कुछ स्पेशल प्लांट है जहां पे परफॉर्म हो रहा है। समझते हैं डिटेल में होता क्या है। प्लांट अगर आप देखें तो आपको मेज, सुगर केन, राइट, सोरगम या ए ट्रिप्लेक्स या एमरैंथस, ये कुछ प्लांट देखने को मिलेंगे और उनसे एग्जांपल पूछे भी जाते हैं कौन कौन से इसमें C4 प्लांट है। राइट, C4 प्लांट में एक स्पेसिफिक एनाटॉमी देखने को मिलेगी, इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम मेंशन करते हैं क्रेंज एनाटॉमी। राइट, क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी में क्या देखोगे? बाहर साइड में मीजोफिल सेल होगी, अंदर साइड में होगी बंडल शीथ सेल। राइट, C4 प्लांट में एक स्पेसिफिक एनाटॉमी मिल रही है कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी, कि बाहर साइड में मीजोफिल सेल, अंदर साइड में बंडल शीथ सेल। जो मीजोफिल सेल होगी बाहर वाली, उसमें लाइट रिएक्शन ज्यादा हो रही होगी, वहां पे खूब सारे क्लोरोप्लास्ट जो होंगे उनमें ग्रेना खूब ज्यादा होगा। राइट, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं हो रहा, वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे ग्लूकोज नहीं बन रहा। समझ रहे हो? वहां पे एटीपी खूब सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। राइट, और वहीं पे पहला कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होगा और वो होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पीईपी। समझाता हूं वो तो डिटेल में भी, एनाटॉमी समझो। फिर अंदर साइड में बंडल शीथ सेल होगी, बंडल शीथ सेल में ग्रेना नहीं होंगे, वहां पे स्ट्रोमा ज्यादा होगा, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्योंकि यहां पे मेनली CO2 का फिक्सेशन होगा। तो इस तरीके की एनाटॉमी मिलेगी कि बाहर बंडल शीथ सेल में लाइट रिएक्शन ज्यादा हो रही है, अंदर साइड में CO2 फिक्सेशन रिएक्शन ज्यादा हो रही है। इस तरीके की कुछ एनाटॉमी देखने को मिलेगी। समझ रहे हो? क्रेंज एनाटॉमी समझ में आई? अब इसको डिटेल में देखो। होता क्या है कि बाहर जो मीजोफिल सेल है, वो मीजोफिल सेल सबसे पहले क्या करेंगी? लाइट रिएक्शन की मदद से एटीपी खूब सारा बनाएंगी। राइट, वो बना लिया, काम कर दिया उन्होंने। अब बाहर साइड से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, बाहर से मीजोफिल सेल में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले रिसीव कौन करेगा भाई? रिसीव करेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पीईपी। इसको रिसीव करके वो पहला एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जो 4 कार्बन का है, सो कॉल्ड C4 साइकिल। और वो और कोई नहीं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है।
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अंदर की साइड मूव करके आएगा और कन्वर्ट होगा किसमें, मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड जब अंदर आ जाएगा, मैलिक एसिड क्या करेगा, डिकार्बोक्सिलेट होगा। अब ये मैलिक एसिड 4 कार्बन का क्या करेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा और फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में। राइट, पायरुविक एसिड में बदल गया। पायरुविक एसिड बच्चा बच्चा जानता है 3 कार्बन का है। राइट, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिलीज किया। अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे रिलीज हुआ, ये कहीं ना कहीं बाहर से ही आया था, आया कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बना, मैलिक एसिड में बना। मैलिक एसिड ने फिर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड में और एक पायरुविक एसिड में बदल दिया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये फिर से C3 साइकिल में ही इन्वॉल्व हो जाएगा। C3 साइकिल में कहीं ना कहीं इसको CO2 इनरिचमेंट साइकिल भी इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि देखो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लाके अंदर छोड़ते जा रहे हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लाके अंदर छोड़ते जा रहे हैं। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आके फिर से और कोई नहीं रूबिस्को ही इसको यूज करेगा और कोई नहीं RUBP के साथ ही ये कंबाइन होगा और फिर से ये फिक्स हो जाएगा कहां पे, अगेन C3 साइकिल में। तो आप बोलोगे कि बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल चल रही है काफी तेजी से। अब यहां पे जो पायरुविक एसिड बना था, वो पायरुविक एसिड फिर से बाहर निकल के आएगा बंडल शीथ सेल में और फिर से वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदल जाएगा। यहां पे पहली स्टेप पे कौन इन्वॉल्व है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इन्वॉल्व है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यहां पे एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है पहले 4 कार्बन के स्टेबल स्ट्रक्चर में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। राइट, इसीलिए इसको C4 साइकिल और हेचन-स्लैक साइकिल बोलते हैं। मुझे उम्मीद है ये समझ में आई आपको। ठीक है, ये आपने देखा C4 साइकिल। इसके साथ साथ एक इवेंट और समझ लो, दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन में क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन में बेटा जो ये आपने RUBP एंजाइम देखा, रूबिस्को जो एंजाइम देखा था ना, रूबिस्को, वो एंजाइम कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करता है, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करता है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, जो RUBP थे ना, जो स्टोर जो हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन था, 5 कार्बन का जो RUBP था, वो उसको तोड़ना शुरू कर देगा। यस, फॉस्फोग्लाइकोलेट में तोड़ देगा। कब, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो इसीलिए वो एक वेस्टफुल साइकिल भी है। कौन, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन को C2 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि पहला जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है 2 कार्बन का बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसीलिए इसको वेस्टफुल साइकिल बोल रहे हैं। वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे जो RUBP जो स्टोर कार्बन है ना, जो ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन है, उनको खत्म करता जाता है। ये होता कब है, जब ऑक्सीजन रिच कंडीशन हो, जब ऑक्सीजन ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, तो उस समय रूबिस्को जो एंजाइम है वो अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेज। तो इसलिए ये वेस्टफुल साइकिल है। याद करने का एक तरीका भी है कि C2 साइकिल ये जो फोटो रेस्पायरेशन है, ये परफॉर्म कहां पे होता है, तो याद रखना कहां परफॉर्म होता है। अगर आपसे बोले कहां पे होती है C2 साइकिल, आप बोलना CP में। कहां पे, CP में। सर CP तो दिल्ली में एक जगह का नाम है। हाँ हाँ, ऐसे ही याद रख सकते हो, CP में। C मतलब क्लोरोप्लास्ट, P मतलब पेरोक्सिसोम और में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे हो रही है, CP में, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, तो इस तरीके से आप ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि ये जो फोटो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है, ये एक वेस्टफुल साइकिल है, C2 साइकिल है। C2 साइकिल भी बोलते हैं, इसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और ये वेस्टफुल साइकिल है। हाँ, ये स्किप हो जाती है कहां पे, C4 प्लांट में। C4 प्लांट में नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे CO2 का इनरिचमेंट होता रहता है। आप देखते हो बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल परफॉर्म हो रही है, वहां पे खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो C2 साइकिल होगी नहीं। C2 साइकिल होती कब है, जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा। सो दिस इज अबाउट फोटो रेस्पायरेशन। राइट, हमने यहां पे फोटो रेस्पायरेशन की बात की। C4 साइकिल होगी, फोटो रेस्पायरेशन होगी। अब हम फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और बात कर लेते हैं और ये फिर सेशन एंड अप होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे फाइनली हमारे पास वो फैक्टर बचते हैं जो हमको मेंशन करने हैं कि फोटोसिंथेसिस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आप देखोगे जो रूबिस्को एंजाइम है उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, है ना, उतना ही फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑप्टिमम अमाउंट में, ऑप्टिमम मतलब जितनी जरूरत है उतना अगर है तो फोटोसिंथेसिस नॉर्मल चलेगी। अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है तो C3 प्लांट में या C4 प्लांट में किस में ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो ज्यादा इफेक्ट होगी C3 में। क्यों, क्योंकि C4 वाले तो अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड है तब भी उसको इनरिच करते रहते हैं, कम में भी मैक्सिमम खींच लेते हैं उसको। राइट, तो ज्यादा इफेक्ट किस में होगा, C3 में इफेक्ट होगा। राइट, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आप टेम्परेचर मेंशन कर सकते हो कि टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है C3 प्लांट में आप देखते हो कि टेम्परेचर 25 तक मस्त काम करते हैं, वो 25 से ज्यादा जा रहे हैं तो दिक्कत है। मगर C4 प्लांट में टेम्परेचर की भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है प्लांट में।
राइट तो ये एक फैक्टर होगा। नेक्स्ट फैक्टर एक हम मेंशन कर सकते हैं वाटर। वाटर हालांकि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता, बट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो सेंसिटिव है वाटर के लिए। अगर डिहाइड्रेशन हुआ प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियस सी बात है अफेक्ट होने ही वाली है, राइट। यहां पे ऑक्सीजन को समझो, ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस क्या होगी, ब्लॉक होगी, फोटो रेस्पिरेशन के इवेंट यहां पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। अब फाइनली कुछ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करो, राइट। यहां पे आपने लिमिटिंग फैक्टर में क्या मेंशन करते हैं कि हम उस लिमिट तक न्यूट्रिएंट को या उस लिमिट तक हम फैक्टर को रखें जहां पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आए, तो वो कहलाते हैं लिमिटिंग फैक्टर, राइट। इनको हम लिमिटिंग फैक्टर के रेस्पेक्ट में भी समझते हैं। तो यहां पे हमने ओवरऑल पूरा चैप्टर समराइज कर दिया है, ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। इज इट क्लियर? यहां पे हमने छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग से लेके कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके बाद हमने जो अर्ली एक्सपेरिमेंट थे उनकी बात की, फिर हमने पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात की, फिर हमने लाइट रिएक्शन की बात की, लाइट रिएक्शन में भी हमने साइक्लिक नॉन साइक्लिक की बात की, फिर CO2 फिक्सेशन रिएक्शन हमने देखा। CO2 फिक्सेशन रिएक्शन में आपने देखा कि केल्विन साइकिल है हमारे पास, C3 साइकिल है, फिर C4 साइकिल है, राइट, फिर फोटो रेस्पिरेशन है, और यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर देखा। एक साइकिल और होती है दैट इज कॉल्ड कैम साइकिल, राइट। कैम साइकिल में क्या बोलते हैं, क्रेसुलेशन कुछ प्लांट होते हैं, जैसे आपके आपने देखा होगा एलोवेरा वगैरह, है ना, जो आपके सकुलेंट प्लांट कहलाते हैं, उनमें परफॉर्म होती है। उनमें क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टोमेटा होते हैं कॉल्ड संकन स्टोमेटा। वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सॉरी रात में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि रात में स्टोमेटा ओपन होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं, राइट। स्कोटो एक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एक होते हैं स्कोटो एक्टिव, होते हैं फोटो एक्टिव। तो फोटो एक्टिव लाइट में ओपन होंगे, स्कोटो एक्टिव नाइट में ओपन होंगे। तो जब ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रात में स्टोर हो जाएगी, दिन में लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगी, और दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी CO2 फिक्सेशन में, राइट। इस तरीके की कुछ प्रोसेस काम करती है, उसको हम कैम प्लांट्स बोलते हैं, प्लांट्स को भी हम कैम प्लांट बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कवर होता है। बेटा जिम्मेदारी आप एक अपनी निभाते रहना, वो है मेहनत करना, मेहनत करना, पढ़ाई करना, ठीक है। उसको अपना एकदम ईमानदारी से निभाते रहना, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी अपने आप अगर आप सक्सेस हो गए, ठीक है। इन द एंड आपको सब वर्थ इट लगेगा, आपको लगेगा हाँ सारी मेहनत जायज थी अगर तुम सक्सेस हो गए, ठीक है। और ये पॉडकास्ट सीरीज और हमारे जो अदर भी जो चल रही है, जैसे माइंड मैप सीरीज चल रही है, ये सारी की सारी चीज़ें बस आप लोगों के लिए है कि आप लोगों की स्टडी, आप लोगों की जो मेहनत है वो और बनी रहे, बरकरार रहे, और हम आपको मदद कर पाए। इसीलिए ये सारे सेशंस आपके लिए लिए जा रहे हैं। इसीलिए पूरी संकल्प भारत की टीम आपके साथ जुटी हुई है। आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है। और आपको एक बढ़िया से कॉलेज में सेलेक्ट कराते हैं, यही हमारी दिली तमन्ना है, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं कि मेरा फ्रेंड छूट गया, मेरी मित्र छूट गई, मेरी महिला मित्र छूट गई, है ना, ये सारी चीज़ें ना बाद में वर्थ इट लगेंगी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको परेशान कर भी रही हैं ये चीज़ें कि मेरा एक मित्र था वो छूट गया, ठीक है, मेरी एक महिला मित्र थी वो छूट गई, अगर इस पॉइंट पर परेशान कर भी रही है ना, तो छोटी सी याद, ये बातें भी याद रखना, ये छोटी छोटी लाइन से याद रखना कि जो बीत गई सो बात गई। बहुत प्यारी लाइन है, जो बीत गई सो बात गई, है ना। बहुत ही प्यारी सी रचना है हरवंश राय बच्चन की। कभी कभी जीवन में जब भी आपको ऐसा लगे ना कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया, होता वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही है ना, होता वो बेटा अच्छे के लिए ही है, मगर फिर भी मलाल रह जाता है ना, एक मलाल रह जाता है। तो उसके लिए ये 4 लाइनें बहुत याद आती हैं, बहुत काम करती हैं कि जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। वो छूट गए वो कहाँ मिले, पर कब टूटे तारों पर अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, है ना। ये लाइनें बहुत मदद करती हैं कभी कभी जीवन में उभरने पे, है ना, जीवन में उभरने पे। मगर इन सारी चीज़ों को जो भी आपको परेशान कर रही हैं, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए दरकिनार कर दो और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर दो बेटा, जीत आपकी है, ठीक है। इसी तरीके के सेशंस के लिए आप जुड़े रहिए संकल्प भारत के साथ, और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और अचीव करिए अपने ड्रीम कॉलेज को। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट को यहीं पे एंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।